चुनाव सिर्फ जीत और हार के नंबर तो नहीं होते हैं ना। हर चुनाव के पीछे एक कहानी छुपी होती है। तो आज हम ऐसी ही एक कहानी में उतरेंगे। कहानी बिहार के एक विधानसभा क्षेत्र केवटी की। ये वहाँ की मिट्टी की, वहाँ के लोगों की, उनकी उम्मीदों और मुश्किलों की कहानी है, और इसे हम समझेंगे आंकड़ों की नजर से। ये जो नक्शे पर दिख रहा है, यही है विधानसभा क्षेत्र संख्या 68 केवटी, बिहार के दरभंगा जिले का एक बहुत ही अहम हिस्सा, और हमारी आज की पूरी बातचीत का मरकज भी यही है। तो आज हम इस कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले तो केवटी की जमीन, वहां के माहौल को महसूस करेंगे। फिर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आएंगे, 7305 वोटों का सवाल, जिसने पूरा नतीजा ही पलट दिया। इसके बाद हम उस नतीजे की पूरी चीर-फाड़ करेंगे, समझेंगे कि ऐसा हुआ क्यों, और फिर देखेंगे कि आगे अगले 5 साल का रास्ता क्या हो सकता है। और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि शासन यानी गवर्नेंस सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि एक सोचा समझा फैसला है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। जरा केवटी की जमीन को समझते हैं, वहां की मिट्टी की नब्ज को पकड़ने की कोशिश करते हैं। आखिर वहां लोगों की रोज की जिंदगी कैसी है, क्या है उनकी असल चुनौतियां। देखिए, केवटी की सच्चाई ना कई परतों में लिपटी हुई है। एक तरफ है कमला बलान नदी, जो हर साल बाढ़ लेकर आती है और सब कुछ तबाह कर देती है। दूसरी तरफ है बंद पड़ी रैयाम चीनी मिल, एक जमाने में रोजगार का जरिया थी, आज एक आर्थिक तबाही का प्रतीक है। और फिर दरभंगा में बनने वाले एम्स अस्पताल का वादा, जो वादा ही रह गया। और जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है, वो ये है कि यहाँ के 45% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, उनका विकास ठीक से नहीं हो पा रहा। तो ये सिर्फ चुनावी बातें नहीं हैं, ये वो जमीनी हकीकतें हैं जो हर रोज हर पल वहां की सियासत को शक्ल देती हैं। तो जब जमीन पर इतनी मुश्किलें हों, इतनी सामाजिक आर्थिक कमजोरियां हों, तो चुनावी माहौल में एक तनाव, एक ध्रुवीकरण पैदा होना बहुत स्वाभाविक है। हर एक वोट के लिए जबरदस्त खींचतान होती है, और ठीक इसी वजह से ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम सार्वजनिक बहसों की गरिमा बनाए रखें। देखिए, हर इंसान की इज्जत और अपनी बात को जिम्मेदारी के साथ रखना, यही वो बुनियाद है जो हमारे लोकतंत्र को ऐसे नाजुक हालातों में भी मजबूत रखती है। चलिए अब आते हैं उस पहेली पर, वो गणित का सवाल जिसने 2025 के चुनाव का पूरा रुख ही मोड़ दिया। इस सवाल के जवाब में ही हार और जीत का सारा खेल छिपा हुआ है। ये नंबर देखिए, 7305। बस इतना ही, यही था हार का मार्जिन। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सिटिंग विधायक से सिर्फ इतने वोटों से हार गया। कितना छोटा सा अंतर है ना। और अब कहानी का दूसरा अहम नंबर 7474। ये वो वोट हैं जो एक तीसरी पार्टी AIMIM को मिले। और दिलचस्प बात यह है कि इस पार्टी का वोटर बेस भी वही माना जाता है जो आरजेडी का है। तो जब हम इन दोनों नंबरों को 7305 और 7474 को आमने सामने रखते हैं, तो पूरी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो जाती है। हार का जो अंतर था वो स्पॉइलर पार्टी को मिले वोटों से भी कम था। मतलब गणित तो यही कहता है कि इस तीसरी पार्टी के मैदान में होने से आरजेडी का खेल बिगड़ गया। तो फिर आइए इस नतीजे का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। वो कौन से 3 बड़े सिस्टमैटिक कारण थे जिनकी वजह से 2025 में ये परिणाम सामने आया। पहला और सबसे साफ कारण, स्पॉइलर इफेक्ट। AIMIM का चुनाव लड़ना कोई मामूली बात नहीं थी, बल्कि जैसा हमने देखा, गणित के लिहाज से ये एक निर्णायक मोड़ था। वोटों का ऐसा बंटवारा हुआ कि जीत हार में बदल गई। दूसरा बड़ा कारण, एक ऐसा फैक्टर जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी, वो था वोटिंग में जबरदस्त उछाल। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार बहुत ज्यादा लोग वोट डालने के लिए निकले। जरा इन आंकड़ों को देखिए। 2020 में वोटिंग हुई थी 56.40%, लेकिन 2025 में ये बढ़कर हो गई 64.42%। सीधी 8% की छलांग। ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है। और इसका मतलब ये हुआ कि जो सत्ता में थी पार्टी, उसकी जमीनी मशीनरी इन नए वोटरों को बूथ तक लाने में पूरी तरह कामयाब रही। और तीसरा कारण, जो किसी बाहरी फैक्टर से नहीं बल्कि अंदर से आया, ये था उम्मीदवार पर भरोसे का संकट। उनके अपने सियासी इतिहास ने उनके ही कोर सपोर्टर्स के दिल में एक शक पैदा कर दिया था। कहानी कुछ यूं है, 2015 में उम्मीदवार आरजेडी की टिकट पर लड़े, फिर 2020 आते आते वो जेडीयू में शामिल हो गए,
और फिर 2025 में चुनाव से ठीक पहले वापस आरजेडी में आ गए। अब इस तरह बार बार पार्टी बदलने से जो पार्टी के सबसे पुराने और वैचारिक कार्यकर्ता थे, उनका भरोसा टूट गया। और जब कार्यकर्ता का ही भरोसा टूट जाए तो अभियान अंदर से खोखला हो जाता है। तो ये तो बात हुई कि क्या हुआ और क्यों हुआ, लेकिन विश्लेषण का मकसद सिर्फ पीछे देखना नहीं होता, बल्कि आगे का रास्ता बनाना होता है। तो इन्हीं आंकड़ों और हकीकतों की बुनियाद पर 2030 के लिए एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप क्या हो सकता है। पहले केवटी का चुनावी मिजाज समझ लीजिए। 2015 में सीट आरजेडी के पास थी, लेकिन 2020 में बीजेपी ने जीती और 2025 में भी सीट अपने पास रखी। इससे क्या पता चलता है? यही कि ये सीट किसी एक पार्टी की जागीर नहीं है। यहाँ वोटर का मन बदलता रहता है और मुकाबला हमेशा सख्त होता है। तो 5 साल के प्लान का पहला हिस्सा, स्टेप 1, बुनियाद को फिर से मजबूत करना। इसके लिए पंचायत लेवल पर जाकर उन कार्यकर्ताओं से बात करनी होगी, उनका भरोसा वापस जीतना होगा जो छिटक गए हैं। स्टेप 2, एक दमदार नैरेटिव बनाना। जो अधूरे वादे हैं, जैसे एम्स और चीनी मिल, उन्हीं को मुद्दा बनाकर डबल इंजन फेल का एक जोरदार कैंपेन खड़ा करना। और फिर आता है आखिरी हिस्सा, जमीन पर एक्टिवेशन। बिना किसी सियासी झंडे के स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों से सीधा जुड़ना। और सबसे जरूरी, चुनाव के दिन ईबीसी और अल्पसंख्यक बस्तियों में जहां सपोर्ट मजबूत है, वहां से एक एक वोटर को निकालकर बूथ तक ले जाने का एक जबरदस्त ऑपरेशन। चलिए, अब एक पल के लिए चुनावी गणित और रणनीतियों से थोड़ा ऊपर उठते हैं और गवर्नेंस यानी शासन के असल मकसद पर बात करते हैं। क्योंकि चुनाव जीतना तो एक जरिया है, असल मंजिल तो लोगों की सेवा है। ये टेबल हमें बार बार याद दिलाती है कि जब सिस्टम फेल होता है तो उसकी कीमत आम इंसान चुकाता है। कमला बलान की बाढ़ से हर साल तबाह होती खेती, एम्स ना बनने की वजह से इलाज के लिए भटकते लोग, और चीनी मिल बंद होने से टूटा हुआ नौजवान जो रोजगार के लिए पलायन करने पर मजबूर है। ये सिर्फ मुद्दे नहीं हैं, ये लोगों की जिंदगी के नासूर हैं। और यहीं पर डेटा ड्रिवन गवर्नेंस का असली मतलब सामने आता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम डेटा का इस्तेमाल सिर्फ वोटरों को पहचानने और टारगेट करने के लिए करें, नहीं। इसका असली मकसद है कि हम सटीक जानकारी का इस्तेमाल करें लोगों के गहरे दुखों को समझने के लिए, और फिर उनकी सहमति और उनकी गरिमा का पूरा सम्मान करते हुए उन दुखों का हल निकालने के लिए। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर आंकड़े, डेटा इतनी साफ साफ कहानी बता रहे हैं कि लोगों को क्या चाहिए, तो वो कौन है जिसमें उस कहानी को सुनने का हौसला हो और उस पर अमल करने की इच्छा शक्ति हो? क्योंकि चुनाव जीत लेना एक बात है, और सच में शासन करना, लोगों की जिंदगी बदलना, वो एक बिल्कुल ही अलग बात है।